Okay. In the last class, we were doing सैलरी स्ट्रक्चर, बेनिफिट्स पार्ट का थोड़ा बहुत एग्जांपल दिए थे तुमको कि बेनिफिट कब से आया, क्या कारण है। कोई बताएगा क्लास में कि बेनिफिट का कारण क्या होता है सैलरी में? व्हाट इज द रीजन फॉर मेकिंग बेनिफिट एज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन योर सैलरी? गुड, वन रीजन टू कीप इट रिटेन. Any other feature? कंपनी को मोटिवेटेड रखने के लिए. Motivated, okay. And प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा. Benefits, what you said कि retaining is one of the major thing, because अच्छा, when you say that it is for motivation, then I would say that more than benefit, incentive part is the one that works for motivation. Don't you think that? Don't you think that incentive is a part that will work more for motivation and not benefits? हाँ? आप लोगों को हाइजीन फैक्टर याद है? ये हर्सबर्ग का एक थ्योरी थी. हर्सबर्ग की थ्योरी नहीं थी वो मैकग्रेगर की एक्सरसाइज. हर्सबर्ग की एक टू फैक्टर थ्योरी थी, याद है? हाइजीन और मोटिवेशन फैक्टर्स. हाइजीन फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स थे? वैसे फैक्टर्स जिनका सैलरी एक एग्जांपल था. कहने का मतलब वैसे फैक्टर्स जिनका ऑर्गेनाइजेशन में होना सैटिस्फैक्शन कॉज नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो ना हो तो डिससैटिस्फैक्शन कॉज होता है. फॉर एग्जाम्पल, इस क्लास में अगर बहुत गर्मी हो, ठीक है, बहुत गर्मी हो और आप नहीं बैठ पाते हैं तो आपको डिससैटिस्फैक्शन होगा. लेकिन एसी रहने से ज्यादा समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है ना? एसी चलने से ज्यादा समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है. ऑन द अदर हैंड, मोटिवेशन फैक्टर्स, तो हाइजीन में कौन कौन सा फैक्टर्स आया? दोस फैक्टर्स लाइक सैलरी, वर्किंग कंडीशंस, एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट का पॉलिसी. ओके, तुम्हारा बैचमेट के साथ कैसा रिलेशन है, ये भी एक तुम्हारे कॉलेज आने में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. कोऑर्डिनेशन, तुमको वो ग्रुप अप्रूव करता है कि नहीं करता है, दिस इज आल्सो वन पॉइंट, राइट? Similarly, motivation factors were those factors which were important to motivate the employees. वो अगर फैक्टर्स नहीं है वर्क प्लेस पे तो तुम्हारा मोटिवेशन नहीं रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए. जैसे तुम्हारे करियर प्लानिंग की कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है वहाँ. How long can you work for an organization where you do not have the scope for further development in your career? Not for too long. अगर तुम और तुम्हारे फ्रेंड एक जगह कहीं ज्वाइन करते हो, नौकरी करते हो, तुम्हारा फ्रेंड प्रमोट हुआ जा रहा है, 3 साल बाद वो असिस्टेंट मैनेजर बन गया, उसके 3 साल बाद वो मैनेजर बन गया, और तुम्हारी सिर्फ सैलरी बढ़ी जा रही है, तुम वहीं उसी पोस्ट पे हो. क्या वो तुमको अच्छा लगेगा? क्या वो तुमको मोटिवेट करेगा? नो. Now this is important because in small organizations they do not have much scope for growth and development. Of course, because of its financial strains, they do not have much scope for development. This is one reason why people want their names to be associated with big organizations, because sooner or later they'll be promoted, they'll seek growth, they'll seek more career growth opportunities. Okay, that is why he said कि benefits. Coming back to benefits, के बारे में एक बात जानिए कि benefits is the part of your salary which is given to you just for being there as a part of the organization. जैसे प्रोविडेंट फंड, ये एक बेनिफिट है. प्रोविडेंट फंड देने के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन तो ये नहीं सोचती है ना कि तुम क्लर्क हो इसलिए तुमको प्रोविडेंट फंड हम देते हैं, और कोई डायरेक्टर है इसलिए उसको हम प्रोविडेंट फंड नहीं देते. हेल्थ की फैसिलिटीज, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉइज है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉइज हैं, उनका एक हॉस्पिटल है CGHS, ये गवर्नमेंट बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, CGHS. मौर्य लोग का जो पीछे वाला गेट है उसी के जस्ट, पाल होटल देखे हो, डाक बंगला में पाल तो देखे होंगे, उसके बगल वाली बिल्डिंग देखना, बोर्ड लगा हुआ है. that is one CGHS hospital in Patna, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम. इसमें क्या होता है बेनिफिट के तौर पे? जितने भी एम्प्लॉइज हैं CGHS के, चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो चेयरमैन हो,
चपरासी से लेके चेयरमैन तक को सरकार ने ये बेनिफिट दिया है कि आपका कुछ पैसा कंसेशन के तौर पे कटता है सैलरी से, वो इतना कम होता है कि नेग्लिजिबल मान लो उसको, वो पैसा कटता है और तुम्हारा एक कार्ड बनता है, तुम्हारा ही नहीं तुम्हारे परिवार का भी, इमेजिन तुम्हारे डिपेंडेंट्स का भी, ठीक है, वो कार्ड बनता है और तुम जिंदगी भर जब तक एम्प्लॉयड हो और रिटायर होने के बाद भी तुम उसमें अपना इलाज करा सकते हो। दैट इज सच अ ह्यूज बेनिफिट। कैन यू इमेजिन घर में अगर सिर्फ एक डायबिटिक कोई हो ना, तो उसके डायबिटीज की दवा महीने की 2,500-3 हजार रुपए की आ जाती है, आती है ना उसके, हाँ करवाती है, तो बेनिफिट तो वहां भी मिलता है ना। हम तुमको एक एग्जांपल इसलिए दिए क्योंकि घूमते टहलते मौर्य रोड जाओगे तो सामने एक बार देख लोगे कि मैम कुछ बताई थी, ठीक है, सीजीएचएस का बिल्डिंग देख लेना। तो इमेजिन कि अगर एक सिर्फ घर में किसी को डायबिटीज है और उसकी महीने की दवा फ्री की आ रही है, ये फ्री ही हुआ ना, थोड़ा पैसा डिडक्ट हो रहा है तो कंसेशनल रेट पे मिला तुमको। इसके अलावा 1 नंबर के डॉक्टर रिक्रूट होते हैं उसमें, जो कि यूपीएससी से रिक्रूट होते हैं। वो डॉक्टर्स सर्विस में यूपीएससी से आते हैं जो सीजीएचएस में बैठते हैं। वो डॉक्टर्स, उन डॉक्टर्स को कोई लालच भी नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट पे करती है उनको, तो आपका इलाज वैसा ही होगा जैसा आपको चाहिए। प्लस बहुत सारा रीइंबर्समेंट फैसिलिटी है, जैसे ये जनरल फिजिशियन का है सीजीएचएस का हॉस्पिटल। इसके अलावा किसी को आंख का भी ऑपरेशन कराना हो सकता है, वो सारा पैसा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को सरकार देती है। तो होता क्या है, वहां से इशू होगा, वहां के डॉक्टर लिखेंगे कि हाँ इनको मोतियाबिंद है, इनको कैटरैक्ट है, ये कैटरैक्ट का इलाज वो यहाँ दृष्टि जो राजा बाजार में है एक दृष्टिपुंज करके है, वो बहुत फेमस और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, उसके पैनल में ये सारे हॉस्पिटल्स होते हैं। वहां जाकर के सीजीएचएस का एम्प्लॉय अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा लेते हैं, ठीक है, कैटरैक्ट का ऑपरेशन करा लिए और जितना फीस बना वो सारा पैसा रिइंबर्स हो गया उनको। बेनिफिट समझे? अब हम रिइंबर्समेंट बताते हैं। रिइंबर्स करा लिए तो वो पैसा उनको वापस हो गया। अब इसमें तो सरकार ने डिस्पैरिटी नहीं की ना कि तुम क्योंकि चपरासी हो इसमें तुमको हम ये बेनिफिट नहीं देंगे और कोई चेयरमैन है या डायरेक्टर लेवल के ऊपर है इसलिए हम उसको देंगे, नहीं किया। पहला रूल बेनिफिट का याद रखना कि बेनिफिट is given to you in your salary structure just because you are a part of the organization. To cherish your presence, to cherish your association with the organization, they give you this benefit facility. ठीक, बेनिफिट का दूसरा पहले इसका एक क्वेश्चन है, रीइंबर्समेंट क्या होता है वो हम बता देते हैं। रीइंबर्स, री मतलब दोबारा, ठीक, मेडिकल अलाउंस पढ़ाए थे तुम लोग को। अलाउंस क्या होता है, जो चीज तुम्हारी सैलरी स्ट्रक्चर में अलाउड होती है किसी एक स्पेसिफिक कारण से, जैसे एचआरए अलाउड है क्योंकि तुमको हाउस रेंट करने के लिए पैसा चाहिए, ट्रांसपोर्ट अलाउड है क्योंकि तुमको आने जाने का पैसा चाहिए, उसी तरीके से होता है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस भी हर महीने सैलरी के तौर पे कुछ पैसा माने बेसिक का कुछ परसेंटेज तुमको दे दिया जाता है। अब क्योंकि वो अलाउंस है इसलिए उस पे क्वेश्चन नहीं होगा, तुम बीमार पड़ो चाहे मत पड़ो उतना पैसा तुमको हर महीने दे दिया जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ये मानती है कि आप बीमार पड़ेंगे, आपका परिवार वाला बीमार पड़ेगा तो दवा इलाज ये सब डॉक्टर करने के लिए आपको पैसा चाहिए। गॉट इट? तो ये हो गया मेडिकल अलाउंस। उसमें तुमसे पूछा नहीं जाएगा कि तुम बीमार पड़े कि नहीं पड़े, ओपीडी का तुम रसीद दो, ये वो कुछ नहीं। लेकिन मेडिकल बेनिफिट के तौर पे पैसा रीइंबर्स होता है, जैसे यहाँ बगल में है ज्योतिपुंज हॉस्पिटल, हाँ, दैट इज अ मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है वो। देखो इस हॉस्पिटल में जब तुम बाहर जाओगे तो वहां पर एक लिस्ट टंगा हुआ है, वो पैनल का लिस्ट है, यानी पटना में जितने अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे बीएसएनएल है, ओएनजीसी है, बीपीसीएल है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के पैनल में ज्योतिपुंज हॉस्पिटल है। समझ में आई बात? आगे बढ़
तरीके के हॉस्पिटल में ये जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके पैनल में ज्योतिपुंज हॉस्पिटल है। जब इसका मतलब कि जब भी मैटरनिटी से रिलेटेड कोई इशू है, जो एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं वो अपने वाइफ का और जो खुद फीमेल एम्प्लॉइज काम कर रही हैं वो उनके ऑर्गेनाइजेशन के पैनल में ये हॉस्पिटल है। उसी तरीके से पारस है, पारस जाओगे तो वहां एक लिस्ट टंगा है, कभी ध्यान देना जितना फीमेल ऑर्गेनाइजेशन है पटना में सबके लिस्ट में पारस है। ओके, तो होता ये है कि जब उनको जैसे डिलीवरी करानी है, ठीक, तो दीज women employees women employees and the dependents of male employees वो अपना इलाज या मैटरनिटी का पूरा प्रोसेस यहाँ कराएंगी। मान लो बिल बना 70-80 हजार 1 लाख का जितना का भी बिल बना, ठीक, ये बिल स्ट्रेट अवे चला जाता है। इसका तुमको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, तुम्हारा मेडिकल कार्ड वहां जाता है, तुम्हारे नाम पे बिल बनता है और वो सीधा पैसा तुम्हारा सीधा लिफाफा बन के लिस्ट बन के सारा बिल्स क्लियर हो करके जब तुम डिस्चार्ज हो जाओगे वहां से वो तुम्हारे कंपनी के एचआर को चला जाता है और वो सारा पैसा वो ही देता है। मेडिकल अलाउंस का पैसा तुम्हारे अकाउंट में जाता है। मेडिकल अलाउंस कितना होता है? 3500 4000 ऐसे। अब ये 1 लाख मेडिकल अलाउंस थोड़ी मिलेगा तुमको। जैसे और भी चीजें कैसे होती है कि मान लो कि तुम कुछ 50,000 तुम कुछ पैसा अपने से दिए, मान लो शुरू में शुरुआती तौर पे तुम अब कुछ इलाज कराए हो, तुम एंटाइटल्ड हो बेनिफिट्स के लिए, लेकिन तुमने शुरुआत में अपना पैसा लगाया। अब तुम उसका प्रॉपर रसीद बनाओगे, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रखोगे, ठीक है, ओपीडी का बिल्स रखोगे और उसको स्टेपल करके फॉर्म भर के जब तुम अपने कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट को सबमिट करते हो तो वो उतना पैसा तुमको बना के या तो चेक देता है या फिर तुम्हारे अकाउंट में डालता है। इसी को बोला जाता है रीइंबर्समेंट। बहुत होता है। हाँ हाँ, तो उसमें भी ये नीतीश होता ये है कि उसकी पॉलिसी होती है, जैसे कई जगह ये रीइंबर्समेंट 80% है, कहीं 90% है। ये तो पॉलिसी होती है ना, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पॉलिसी ये है कि 500 से नीचे का बिल वो रिम्बर्स नहीं करता है, ठीक है। जो भी तुम्हारा जैसे तुम कुछ टेस्ट कराए तो उसका बिल 500 से जब ऊपर आया तब उसको स्टेपल करके दोगे, अब वो जब जितना प्रोसेस होगा उसका टाइम जितना लेता होगा वो, लेकिन अगर तुम एंटाइटल्ड हो इस बेनिफिट के लिए तो वो डेफिनेटली देते हैं। फ्रॉड नहीं होता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारा मेडिकल बिल सबमिट होता है और ऑर्गेनाइजेशन पैनल में रहती है तो वो एक रेपुटेशन के कारण रहती है। अगर कोई हॉस्पिटल उस तरीके से करने लगेगा तो फिर उसको निकाल देगा ना पैनल से, तो बहुतों का हाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों बनवाएगा? तुमको एडमिट होना होता है, उसी हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा तुमको तब। हाँ वो सैलरी में होता है, वो अलाउंस है, वो अलग पार्ट है। वो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन देती है तो सैलरी का पार्ट देती है, उसके लिए तुमको कुछ बीमार होने की जरूरत नहीं है, वो हर महीना तुम्हारा सैलरी में आ जाता है। लेकिन रीइंबर्समेंट किसी, देखो रांची में IICM का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल माइंस का सेंटर है, हाँ, रांची में हॉस्पिटल है कोल इंडिया का, धनबाद में है, तो ये सब जगह क्या है, उसके बेनिफिट पैन, उसके जो एम्प्लॉइज है वो पैन इंडिया काम करते हैं पूरे इंडिया में, लेकिन उनको ये बेनिफिट है कि आप किसी भी शहर में हमारे हॉस्पिटल में कोई भी इलाज करा सकते हैं। कैंसर का इलाज है या कुछ है तो पैसा देती है ना ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बात हो गई, तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है, कोविड में बहुत लोगों का इंश्योरेंस था, ठीक है, तो अलाउंस और रीइंबर्समेंट में यही फर्क होता है कि अलाउंस समथिंग व्हिच इज अलाउड, उसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा तुमको, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। लेकिन बेनिफिट्स में तुमको देखना होगा कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन तुमको क्या क्या बेनिफिट देती है, इसलिए
क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का तो बहुत कुछ तुम लोग को मालूम होगा, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में उसका खर्च करने का स्कोप कितना है, वो कितना स्कोप है उसको खर्च करने का, फाइनेंशियल कैपेसिटी उसकी कितनी है, इस बेसिस पे बेनिफिट का प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है। ओके, एक बेनिफिट का प्रोग्राम है FBP, आईटी कंपनीज में ये ज्यादा है, फ्लेक्सिबल बेनिफिट प्लान। इसमें ये होता है फ्लेक्सिबल बेनिफिट में, मान लो तुमको ड्राइवर की फैसिलिटी दी जा रही है उसमें, ठीक है, एक कंपनी के कार के ड्राइवर की फैसिलिटी दी जा रही है, उसके अलावा कुछ कुछ दिया जा रहा है। तुमको ये लगेगा कि नहीं, मेरे पास अपनी एक कार है, हम बच्चों को छोड़ने के लिए हम लोग जाते ही हैं इस रास्ते पे, मेरा ऑफिस उसी रास्ते पे, हम ये फैसिलिटी क्यों लें, हमको तो एक ही खर्च में हम दोनों चले जाएंगे वहां, हम इसके बदले कोई और बेनिफिट ऑप्ट कर लेते हैं जिसका पैसा अलग से मेरे पॉकेट से जाएगा। यही होगा ना, हमारी तो नीड्स अलग अलग है। इसीलिए फ्लेक्सिबल बेनिफिट प्लान डिजाइन किया जाता है एम्प्लॉय को खुश रखने के लिए, उनको रिटेन करने के लिए, कि भाई आपका अपना नीड पूरा होगा तभी तो आप ऑर्गेनाइजेशन में लंबे टिकेंगे। एट द एंड ऑफ द डे तुम चैरिटी तो कर नहीं रहे हो, तुम्हारा अपना भी नीड्स फुलफिल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। बेनिफिट के बारे में एक उसमें टैक्स एग्जेम्पशन भी होता है, तुम कितना बेनिफिट उठाए ना उसमें टैक्स भी होता है, लास्ट में फिर तुम अपना जब टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तब तुमको उसका एग्जेम्पशन मिल जाता है। बेनिफिट के बारे में एक बात ये है, बेनिफिट जस्ट चेरिशेस योर एसोसिएशन विद द ऑर्गेनाइजेशन। तुम हो ऑर्गेनाइजेशन में करके वो बेनिफिट तुमको मिलता है, जैसे हम तुमको अभी CGHS वाला इतनी बात बताए, वो चपरासी और चेयरमैन में फर्क नहीं करता, ठीक है। बेनिफिट तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन, या कंसेशनल रेट पे भी मिल सकता है। जैसे देखो, बेनिफिट या तो तुमको मॉनेटरी होगा या नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। इसके पहले जो सैलरी का कंपोनेंट्स देखे हम, दोनों मॉनेटरी था, बेसिक और अलाउंस दोनों मॉनेटरी था ना, पैसे में मिलता था। लेकिन बेनिफिट में अगर तुमको ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, यानी तुम्हारा काम है कि तुम 10 बजे लॉग इन करते हो और तुम्हारा लॉग आउट टाइम है शाम के 6 बजे, लेकिन तुमको कहीं जाना है, कोई काम है, या जस्ट तुम चाहते हो कि आज हम पहले लॉग इन कर लें, हम सुबह तुमको शाम की ट्रेन पकड़नी है, फैमिली के साथ कहीं जाना है, और तुम सुबह 6 बजे उठ के लॉग इन करके अपना काम खत्म कर दिए 3 बजे तक और 4 बजे की ट्रेन पकड़ के निकल गए। कंपनी को इससे मतलब होता है कि आप अपना काम खत्म कीजिए, बस, इससे नहीं कि तुम्हारा लॉगिन टाइम है तो ये पत्थर का लकीर है कि इसके पहले तुम लॉगिन करके काम खत्म कर लोगे तो भी हमको फर्क नहीं पड़ेगा। ये नीड्स को ऑर्गेनाइजेशन समझ रही है, ठीक है, इन चीजों को समझ रही है कि फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मानो एक बात हम बताते हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका कि लंच टाइम 1 घंटे का है, ठीक। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन में बड़े और छोटे में फर्क नहीं करना, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके पास पैसा पे करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं होता है, वो कैसे एम्प्लॉइज को रिटेन करेंगे, फैसिलिटीज से, वेरी गुड, बेनिफिट से, इसीलिए वहां का बेनिफिट ज्यादा एक्सटेंसिव होता है। और छोटे छोटे बेनिफिट्स अभी तुम लोग को नहीं समझ आएगा, लेकिन जब काम करने लो, कल एग्जाम दिए, यहाँ पे क्लास किए, फिर यहाँ से वहां गए, थोड़ा सा टेंशन हुआ ना दिन का, स्ट्रेस लगा, फील हुआ शाम तक, क्या आज बहुत लंबा वर्किंग डे हो गया, हाँ, जबकि तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट। तुम सोचो कि ये हर दिन का काम है तुम्हारा, कि तुमको 9 बजे बायोमेट्रिक लगाना है और शाम के 6 बजे निकलना है, और दिन भर का तुमको टारगेट कंप्लीट करना है, यू हैव अ टारगेट फॉर एवरी डे ऑलमोस्ट, कि ये काम खत्म करना है। और ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता है, हायर द पोस्ट हायर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इस तरीके से तुमको काम करना है। तुम सोचो कि कितना स्ट्रेस होता होगा, और तुम उस समय तक, जिस समय तक इस पोजीशन पे आओगे, यू विल नॉट बी सिंगल बाय दैट टाइम, यू विल ऑल हैव योर फैमिलीज, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर भी दुगनी हो जाएगी, तुमको अपना घर भी देखना है, मिड एज के बाद आते आते बच्चे भी हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां भी देखना है, हाँ, बच्चा स्कूल जा रहा है, तुमको टेंशन है कि सेफली जा रहा है कि नहीं आ रहा है, घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये सारा टेंशन रहेगा ना दिमाग में। और ये वो टाइम भी होता है जब ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऊपर बढ़ने का लैडर मिलता चला जाता है,
35 का एज देखियो, यंग सीईओज किस एज के होते हैं? 40s तक तुमको मिलेंगे, बहुत वाइब्रेंट सीईओज, बहुत ऊंचे पोजीशन पे लोग काम कर रहे हैं करियर पे ऊपर पहुंचने के लिए। उस टाइम पे तुम्हारे परिवार की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है बहुत, तुम्हारी अपने प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ जाता है। अभी बच्चे हो, 2-3 साल जब नौकरी करोगे तो तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज किया जाएगा, लेकिन जब तुम एक सीनियर पोजीशन पे आ जाओगे तुम्हारी गलतियों को बहुत सीरियसली क्रिटिसाइज किया जाएगा, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टाइम होगा, राइट? ऐसे में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है, यानी 9 बजे तुम लॉग इन किए हो और 6 बजे तुमको बायोमेट्रिक से बाहर निकलना है, उस बीच में कुछ हो जाए तुम बाहर नहीं जाओगे, ठीक है? लेकिन कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर ये रखती है कि 1 से 2 हमारा लंच टाइम है, उस लंच टाइम में आपको जो करना आप करिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं, यू बी हियर बैक एट 2। बहुत सारा छोटा छोटा ऐसा काम होता है जो हम 1 घंटे में जल्दी से घर जाके आके, या तुमको कुछ खरीदना है जो अर्जेंट है, तुमको किसी से मिलना है, तुम वो कर सकते हो। बैंक का काम है वो तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम भी वीकडेज पे काम करोगे, जब तुम्हारी छुट्टी बैंक बंद। इसके अलावा भी बहुत सारा काम होता है, जैसे तुम्हारे फैमिली का कोई रिक्वायरमेंट है, सपोज करो योर चाइल्ड इज गेटिंग डिसमिसल एट दैट टाइम, यू जस्ट पिक दैट अप। और ये विमेन एम्प्लॉयज को ज्यादा चाहिए होता है फ्लेक्सिबिलिटी, अंडरस्टूड? बहुत सारी विमेन एम्प्लॉयज ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी नहीं छोड़ती हैं क्योंकि वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, पैसा कम है पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, तो इधर करियर का ग्रोथ हो रहा है, उधर एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू हो रहा है, एंड दे कैन मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस। बेनिफिट रिटेन किया कि नहीं किया? किया ना? अब देखो बेनिफिट्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या बताए कि मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी। फ्लेक्सिबिलिटी नॉन मॉनेटरी है ना, वर्क फ्रॉम होम नॉन मॉनेटरी है, कंपनी की अगर कार तुम ट्रांसपोर्ट तुमको मिलता है तो ये नॉन मॉनेटरी है। ऑर्गेनाइजेशन तुमको अगर पिक एंड ड्रॉप सर्विस देती है, दानापुर में कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तुम बोरिंग रोड में रहते हो और यहाँ से गाड़ी चलती है और वो तुमको बोलती है कि आप लोग एक कॉमन स्टैंड पे आ जाइए, कंपनी की कार आपको पिक करके ले जाएगी, राइट? दिस इज अ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। तुम अगर अपने किसी फ्रेंड के साथ सैलरी कंपेयर करोगे तो ये पॉइंट भी जोड़ोगे ना भाई, कि अदरवाइज तो वहां ट्रांसपोर्ट हमको अपने पैसे से देना पड़ेगा, राइट? बेनिफिट्स फ्री और कंसेशनल दोनों प्राइस पे आती है, यानी फ्री का भी तुमको मिल सकता है और कंसेशन भी। फ्री मतलब जैसे फ्री में आता है जैसे फूड कूपन्स, जैसे अमेजोन का कूपन वगैरह आईटी कंपनीज में बहुत दिया जाता है और उसका एक एक्सपायरेशन डेट है, उसके पहले तुमको 2000 का कूपन यूज कर लेना है, तो वो लोग बहुत खुश रहते हैं। इस महीने जूता खरीद लिए, इस महीने कोई ड्रेस खरीद लिए, क्योंकि वो फ्री का है, ठीक है? तुमको जो जो जरूरत है तुम्हारे सैलरी के अलावा तुम वो खरीद लो। कंसेशनल रेट पे, जैसे आपको मालूम है ये सीआरपीएफ और सीआईएसएफ वगैरह का कैंटीन होता है, नॉमिनल रेट में होता है ना, बहुत कम प्राइस पे वहां से आप लगेज, ट्रॉली, जूता, कॉस्मेटिक्स, अब हो गया थोड़ा बहुत तो, लेकिन वो है तो कंसेशनल ही ना, बाहर खरीदोगे तो उससे तो बहुत सस्ता है। नहीं, और के लिए भी सही है। जिस चीज में हैवी मार्जिन होता है ना मार्केट में, जिसका कि मार्जिन, उसका मार्जिन जिस चीज में, जैसे कॉस्मेटिक्स का ह्यूज मार्जिन होता है बाहर, राइट? तो हम बता रहे हैं ना, सुनो, ठीक है? तो उसमें ह्यूज मार्जिन होता है, वो चीजें भी है। अदरवाइज कोई और सुनो, कंसेशनल रेट पे मान लो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन खाना प्रोवाइड कराता है, अब तुम ज्वाइन किए हो नौकरी और तुमको खाना बनाने में दिक्कत है या अदरवाइज भी, और तुम ऑर्गेनाइजेशन जानते हो एक फूड कूपन तुमको बिल्कुल कम प्राइस में 30 कूपन, जैसे तुम्हारा एचआर एक बहुत मिनिमम सा रेट सैलरी से डिडक्ट करके तुमको देता है, मान लो जैसे 250-300 रुपए में 30 कूपन, तुम सोचो 30 दिन का फुल फ्लेजेड चावल दाल सब्जी अचार पापड़ वाला टाइप का खाना जो हम लोग दिन में खाते हैं, वो तुमको 30 दिन 250 रुपए का सिर्फ है। 250 रुपए कोई कीमत है उसके लिए? नहीं है ना, ये कंसेशनल रेट पे बेनिफिट बोलोगे इसको। इसके अलावा देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एडिबल्स बनाती हैं, जैसे
च्यवनप्राश बनाती है, चॉकलेट बनाती है, कुछ खाने पीने का चीज बनाती है। जो मान लो कि एक डब्बा 1 किलो का मार्केट में 450 रुपए का है, बट जस्ट बिकॉज यू आर अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो तुमको 150 में दे देगा। तुम सिर्फ 150 पे करो और वो 450 का च्यवनप्राश ले लो, ठीक। बिग बाजार के जितने एम्प्लॉइज थे, ठीक है, अच्छा ठीक है, तो उसका बताओ जो है अभी। बिग बाजार के जितने एम्प्लॉइज थे ना, उनको अपैरल्स पे यानी कपड़ों पे साल भर 30% का ऑफ मिलता था। 30%, माने 2000 का कोई शर्ट है तो बताओ वो कितने में मिलेगा? 1700। जल्दी बताओ। 2000 का 30% अगर डिस्काउंट है, कौन 1500-1700 कर रहा है? 2000 rupees into 30/100 equals to this much, माइनस करोगे और सीधा निकालोगे तो 30% का डिस्काउंट है, तो बचा कितना? 70% का रेट तुमको मिलेगा ना। 70% ऑफ 2000 कितना होगा? 1400। इसमें 1700-1500 कहाँ से आया? सनी, 100 रुपए का 20%? नहीं, अभी कोई नहीं बोलेगा, हंसने की बात नहीं है। 100 रुपए का 20%? सनी, which is above 3-star hotel। लेकिन जब तुम उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो, तुम्हारा बुकिंग पता है कितना होगा? 100 रुपए। You will get that. You will give just, अब सोच लो 100 रुपए का क्या कीमत है? कुछ नहीं है। तो 5 दिन अगर तुम कहीं घूम के आ रहे हो तो हाउ मच आर यू पेइंग? एक दिन का 100 रुपए, 5 दिन का, ठीक है, ठीक है। नहीं वो तुम लोग को परसेंटेज बताए हो ना, मुझे शॉक लग गया ऐसे। ये लोग बता, आपको मत लीजिए, those organizations which are like जिनके एम्प्लॉइज पैन इंडिया काम करते हैं, उनको वो बेनिफिट दी जाती है। जैसे सीजीएचएस के एम्प्लॉइज पैन इंडिया है, सेल के एम्प्लॉइज पैन इंडिया है, ओएनजीसी पैन इंडिया है, राइट। तो वैसे एम्प्लॉइज को बेनिफिट के तरह ये दिया जाता है। जैसे जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर जाते जाएंगे, कंपनी का अकोमोडेशन पूरा फुल्ली फर्निश्ड और फ्लैट, कंपनी की गाड़ी विद ड्राइवर, समटाइम्स इवन फॉर योर पर्सनल यूज, चार्टर्ड प्लेन, ऐसी चीजें। क्योंकि आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, करोड़ों में जब आपकी सैलरी है, तो छोटा मोटा बेनिफिट से तो तुम्हारे लिए कोई वर्थ नहीं है ना उसका, तो तुम्हारे लिए बेनिफिट प्लान वैसे ही बनेगा। अंडरस्टूड? बेनिफिट समझ में आया? आया कि नहीं आया? सैलरी में ऐड होते मेरे अकाउंट में क्रेडिट होता है।